मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है और अभी और बहुत ज्यादा। लेकिन अब मुझे इस चीज की उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने अब अंटी खोली है, क्योंकि पिछले लगभग 10 बजट के अंदर तो एक ऐसी धारणा बनती जा रही कि मोदी सरकार केवल चूसने का काम करती है, देती तो किसी को कुछ है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है, एक बात और कहूंगा राजेश जी, जिस तरीके से राम राज्य की जो एक बात कही जाती है, कहीं ना कहीं इस बार बजट के अंदर वो अवधारणा जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग्य से भूप भानु सो होय। लगता है कि इस बार थोड़ा सा बजट उस दिशा की तरफ आगे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर एक बात, जो 12,75,000 की जो कैलकुलेशन आप बता रहे थे, एक बार उसको समझा दीजिए कैसे। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से आपको एक चीज और हाँ इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहले दूसरी बात कि इसके अंदर सरकार ने एक चीज की कैप करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हल्का या यूं कहें किरकिरा कर दिया इसको। और वो कैप है कि जो लोग कैपिटल गेन से जिन लोगों का कैपिटल गेन बनता है, यानी कि कोई भी चाहे जो शेयर में इन्वेस्ट करे, चाहे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करे, चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट वो कोई व्यक्ति करता है और उसके बाद में कुछ साल बाद के 2 साल बाद में 5 साल बाद में उस चीज को बेचता है और बेचने के बाद में उसको जो लाभ होता है वो कैपिटल गेन के अंदर आता है और कैपिटल गेन को इससे बाहर रखा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज और होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा, जिस तरीके से आज एक हम ये देख रहे हैं कि चाहे शेयर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं नकारात्मक दिखाई दे रहा, वो सेंटीमेंट शायद इसी वजह से दिखाई दे रहा। रही बात आपने कहा कि 12 लाख रुपए वाला, तो देखिए राजेश जी, आप इस चीज को समझ के चलिए कि सरकार ने जिस तरीके से 2 रिजीम किए थे, पुराना रिजीम और नया रिजीम, तो नए रिजीम के अंदर जिस तरीके से सरकार ने 7 लाख रुपए पिछली बार टैक्स रिजीम किया था और इस बार उसको सीधा बढ़ा करके 12 लाख रुपए। अब इसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट्स होते थे, यानी कि जैसे इंश्योरेंस के और ये सारे के सारे, इसके अंदर जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं या जो टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर अब जो आप लेके जाते हैं, उस हिसाब से अगर आप 12,75,000 रुपए तक की अगर आप इनकम करते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पे आपका टैक्स नील बनता है। ठीक है। निरंजन जी, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे थे। जाहिर सी बात है कि इसको समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अगर ये मांग लगातार हो रही थी कि मिडिल क्लास को राहत मिले और अगर अब मिली है तो उसको भी कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री बोली, कृषि के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का पूरा ध्यान, सस्ते ब्याज पर किसानों को मिलेगा 5 लाख का कर्ज। इनकम टैक्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, नौकरी पेशा तबके के लिए बजट में बड़ी राहत, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा, पटना एयरपोर्ट के साथ IIT का होगा विस्तार। भागलपुर पहुंची सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, 1087 करोड़ की 83 योजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास, कई विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम।
और आपको बता दें कि बजट को लेकर तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने और सुनने को मिल रही हैं। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं। तो बिल्कुल बजट पेश किया जा चुका है और बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। हमारे साथ पटना से इस वक्त रजनीश जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बिहार के उद्योग मंत्री हैं। रजनीश, बिहार को क्या कुछ मिला उद्योग मंत्री के अनुसार, और जिस तरह की घोषणाएं आज के बजट में की गई, क्या लगता है चुनावी साल में बिहार के लिए कितना फायदेमंद? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, सीधे तौर पे उनसे जान लेते हैं। बिहार को काफ़ी कुछ उम्मीदें भी थी और मांग भी यहाँ से उस तरीके से थी। और निर्मला सीतारमण जब आज बजट पेश करने आई तो मधुबनी पेंटिंग्स से सजी हुई जो साड़ी थी, तो क्या कुछ शुरू में ही संकेत मिला था और वो कुछ पूरा हो पाया? नहीं, देखिए एकदम, एक तो हम हृदय से आभारी हैं उनके माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी के, और संपूर्ण मिथिलावासी गौरवान्वित हैं कि हमारी एक जो समृद्ध संस्कृति है उसको उन्होंने पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उसका सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की हमारी यात्रा है, उसमें एक विकसित बिहार, पिछले वर्ष के भी बजट में वो बात दिख रहा था, जो बिहार को लगभग 60,000 करोड़ के जो प्रोविजंस उसमें किए गए थे। और इस वर्ष भी इन कंटिन्यूटी में अगर आप देखेंगे, अगर अलग अलग से बिहार को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एमएसएमई हो या टूरिज्म हो या फार्मर्स हो, सबों के लिए बहुत कुछ है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम एक बेहतर बिहार, एक विकसित बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। अगर उद्योग की बात कर ले, कंसर्न भी है और काफ़ी कुछ पिछले बार भी देखने को मिला था। और इस बार जो एक बिहार में जो क्षेत्र बढ़ाना है, अगर बात करें इकोनॉमी जोन को लेके या फिर विस्तार देने को लेके, तो उसमें कितना कुछ मदद मिली है? और दूसरे जो युवा है या फिर जो नए उद्यमी हैं उनके हिसाब से देखिए, एक जैसे जो एक घोषणा है आदरणीय वित्त मंत्री जी का कि एक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, इसकी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना की जाएगी। और ये बिहार, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग हमारा एक कोर स्ट्रेंथ है, हमारा कोर एरिया है, और साथ ही युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। एमएसएमई सेक्टर, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हमारा सेक्टर है, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है और यहाँ पर संभावनाएं, चाहे वो स्टार्टअप्स के माध्यम से हों या आपको एमएसएमई सेक्टर में हो, तो ग्रोथ की संभावना बिहार में सर्वाधिक है। तो एमएसएमई पे भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, साथ ही टेक्सटाइल पे भी उनका फोकस है, लेदर पे भी है। तो ये बिहार का, जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ लाई करता है, जहाँ हम निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। और मखाना निश्चित तौर पर, क्योंकि मखाना ग्लोबली एक एक्सेप्टेड सुपर फूड है, उसके बोर्ड की, एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड की स्थापना से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा, बल्कि उसकी मार्केटिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी ब्रांडिंग में, उस पर भी बहुत लाभ मिलेगा। तो हम एक तरफ फार्मर्स के लिए हम वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना जो हमारी थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम एमएसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नई संस्था का भी हम स्थापना कर रहे हैं जो उद्यमिता और प्रबंधन को आगे बढ़ाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स का हम विस्तार कर रहे हैं, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी ला रहे हैं। तो इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो विकास की जो यात्रा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में, जहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसमें एक ये बहुत बड़ा, हमको आप कह सकते हैं कि बूस्ट मिलेगा बिहार के ग्रोथ में। एक जो आप मिथिलांचल से भी आते हैं, मखाना एक उत्तर बिहार में, खास तौर पे जो मिथिलांचल का इलाका है 80 से 90% होता है। अभी तक असंगठित क्षेत्र में सारा ये जो उद्यम है वो चल रहा था।
कृषि जनित जो तमाम सारी बातें थी, बाद में इससे फूड इंडस्ट्री को लेकर भी जो टर्नअप हो रहा था, तो कैसे इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा, खासतौर पे जो किसान मखाना के उद्योग में लगे हैं? देखिए, एक तो मखाना, क्योंकि अब उसकी एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। लोग मखाना को पहले समझते नहीं थे कि फॉक्सनट मखाना, अब इसकी स्वीकार्यता आप कहेंगे वैश्विक स्तर पर हो रही है। 85 से 90% जो मखाने की खेती है हमारे उत्तर बिहार में वो होती है। लेकिन ये बात सही है कि उसकी प्रोसेसिंग, ये बहुत बार इस बात के लिए तकलीफ भी होती थी कि हमारे यहाँ से मखाना का प्रोक्योरमेंट हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कहीं और हो रही है। लेकिन अब मखाना बोर्ड के गठन से या केंद्र सरकार का फोकस होने से हमारे यहाँ भी उसकी जो ब्रांडिंग है या उसको बेहतर हम बाज़ार कैसे दे सकते हैं, उसमें हम वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रोसेसिंग बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, किसानों की खेती बेहतर कैसे हो सकती है, तो एक संपूर्णता में अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने ठीक ही कहा, एक व्यवस्थित रूप से हम इस सेक्टर को आगे नहीं ले जा पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन होगा, उसके जो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उसके माध्यम से मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मखाना ना सिर्फ घर घर पहुंचेगा, हर एक के घर में वो पहुंचेगा, बल्कि जो एक बिहार की जो एक पहचान है, क्योंकि जीआई टैग भी हमें मखाना को मिला हुआ है, तो बिहार की पहचान और एक पूरे विश्व स्तर पर जो हमारी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट के भी माध्यम से, जो मखाना को हम बाहर भेज सकते हैं, वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो संभव हो सकेगा। 10 में कितना अंक देते हैं आप निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को? आई थिंक 10 आउट ऑफ 10। 10 में 10। बिहार की अगर बात कर ले थोड़ा, कि अगर बिहार के लिहाज से, चूंकि बिहार में चुनाव भी है और विपक्ष भी कह रहे थे कि चुनाव के लिहाज से उस तरीके से बजट होगा, तो बिहार के लिहाज से नहीं, देखिए, चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पे आना है और मतलब उस किसी राज्य के चुनाव के लिए केंद्रीय बजट तो नहीं रुकेगा। हाँ, बिहार को आप देखेंगे कि पिछले वर्ष के भी बजट में और लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को समान रूप से ग्रोथ करने को, उसको राज्य को आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। और अगर हम आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर बिहार को सपोर्ट की ज़रूरत है और हम धन्यवाद देंगे आदरणीय वित्त मंत्री जी के और आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि बिहार ने जो अपनी क्षमता को दर्शाया है कि हमें आज संभावना है, हमें पोटेंशियल है कि हम पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन बन सकते हैं, खासतौर से पूर्वी भारत में। और उसमें बिहार को इस तरह की केंद्रीय बजट में सहायता मिलने से जो हमारी गति है, हमारे विकास की जो हमारी गति है, उसको और ताकत मिलेगी। टैक्स स्लैब को लेके नहीं, एकदम हमको तो लगता है बहुत प्रसन्नता है और विशेष तौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी तो इच्छा थी और वो इस बजट को देख भी रहे थे और मुझको लगता है सभी लोगों के लिए प्रसन्नता है कि जो सैलरीड हैं और मध्यम वर्ग जो एक बहुत बड़ा हमारा टैक्स पेयर है उसको वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत बड़ी राहत दी गई है। मुझको लगता है इस बजट ने सभी के लिए, सभी का ध्यान रखा गया है। देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की आवश्यकताओं को, देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जहां भी कुछ राहत दी जा सकती है देशवासियों को, वो भी देने की पूरी कोशिश की गई। बहुत धन्यवाद। तो नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि किस तरीके से समेकित रूप से हर एक क्षेत्र में खास ध्यान रखा गया है और टैक्स स्लैब को लेकर जो घोषणा की गई है 12 लाख तक जो फ्री किया गया है, इसको लेकर भी खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्गीय आय परिवार के जो लोग हैं, उन्हें खुशी होगी। और जो पैसे की बचत होती है, इंडिविजुअल अगर जो पैसे बचते हैं किसी के पास, वो आर्थिक क्रियाओं में उसका उपयोग होता है और इससे भी आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलने में और जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाने में सहायक साबित होती है। तो नीतीश मिश्रा इन तमाम बातों को लगातार ऐसी बातें कही जा रही है बजट को लेकर कि बिहार को इसमें विशेष लाभ मिल गया है। हमारे साथ रांची से मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि बिहार वाले तो बहुत खुश हैं लेकिन झारखंड वाले नहीं खुश हैं, क्यों? मृत्युंजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? म्यूट हैं आप मृत्युंजय जी, एक बार देख लीजिए, आप म्यूट हैं जी। हाँ, मैं कह आ रही रहा हूं आवाज। मुझे लगता है कि जो इस बजट के प्रावधान है उससे किसी एक विशेष राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लोग राहत भी फील कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रहे हैं। और अब जितने भी स्कीम्स देखेंगे उसमें से ज्यादातर स्कीम्स 95% स्कीम्स वो नॉन स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स है। इसका मतलब पूरे देश के लोगों को उसको समान रूप से उसका फायदा मिलेगा। झारखंड के लिए उसमें कुछ स्कीम्स है जिसका झारखंड बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बजट में देखेंगे तो एक उसमें टूरिज्म के लिए है कि 50 नए टूरिज्म डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे
राज्य सरकार के साथ कोलैबोरेशन में। झारखंड में टूरिज्म की बहुत संभावना है, तो झारखंड उसमें बहुत अपना फायदा निकाल सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि पोषण 2.2 करके उसमें एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं और जो हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स होते हैं, उनके न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और खास करके ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो आकांक्षी जिले हैं वो सबसे ज्यादा अगर देश में है तो झारखंड में ही है। तो थोड़ी डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि झारखंड के लिए बहुत सारे इस बजट में स्कीम्स हैं। और जो ओवरआर्चिंग, चाहे आप वो टैक्स रिलीफ देख ले, चाहे आप जो हम लोग इन्वेस्टिंग इन पीपल का एक उसमें पूरा सेक्टर ही है, जिसमें हम किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम स्टार्टअप्स में एमएसएमई की जो बात कर रहे हैं, उससे झारखंड बहुत बेनिफिट कर सकता है। एग्रीकल्चर में एक स्कीम है जिसमें कहा गया है कि जो लो प्रोडक्टिविटी रीजन्स है वहां के लिए पीएम धन्य धान कृषि योजना लाया गया है, उसमें झारखंड बहुत बेनिफिट करेगा। तो डिटेल्स पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जो झारखंड के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, और पूरे देश के लोग, खास करके झारखंड के लोग भी इससे बहुत बहुत खुश हैं। ठीक है, चलिए रवि आर कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। रवि जी, सवाल ये कि बजट पेश हो गया, सबकी अपनी अपनी अलग बजट का आकलन है, राजनीतिक दृष्टि से कुछ और, लेकिन अगर बात करें आम लोगों की, तो क्या लगा आम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह से फायदा इस बजट से पहुंचने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं 2014 से लगातार बजट को देख रहा हूँ, और उसके पहले भी, मतलब मोदी सरकार की बड़ी बात बता रहा हूँ, तो ये बजट आम लोगों के लिए सबसे अच्छा है। अब अगर हम 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, अगर हम उसमें पैसा खर्च करके अपने एजुकेशन पे, अपने हाउसिंग पे खर्च करके पैसा बचता है, तो हमारे पास बचता है। लोग सोच रहे हैं कि ये बड़े लोगों के लिए क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कैपेसिटी है खर्च करने की तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश में रहेगा और हमारा स्पेंडिंग पावर इसमें बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो सैलरी पैसा वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए तक महीने तक कमाता हूं, उनके लिए सबसे अच्छा है। दूसरी बात, बजट में एक जो बात ये बताई गई कि हम स्वास्थ्य में हम जो कैंसर की दवाएं हैं उस पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। और एक और सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में क्या थी कि हमारे देश में एम्स है, हॉस्पिटल्स है, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम डॉक्टर्स के सीट को 75,000 25 1 लाख से ऊपर करेंगे, तो इन्होंने उस सीट को ही बढ़ाया। तो हमारे अकॉर्डिंग ये बजट बहुत ही अच्छा है, और ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है। अगर हम इसमें सोचते हैं कि बहुत तुरंत हमें कुछ ऐसा बेनिफिट दिखे, तो तुरंत बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट है। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हमारे लेकिन रवि जी, इनकम टैक्स के बेनिफिट तो हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि इनकम बढ़े तो कैसे बढ़े? 12 लाख तक आपने छूट दे दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे जैसे भी हो, जी। लेकिन वो 12 लाख आने भी तो चाहिए कहीं से। देखिए, एक कमाना और बचाना दोनों अलग अलग बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें पैसा पहले बचाना है, कमाना है, तो उसके लिए हमने एमएसएमई का हमने बढ़ाया। किसान क्रेडिट कार्ड को, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा में उन्होंने कहा 5 लाख तक हम क्रेडिट कार्ड आपको देंगे। लोन की इन्होंने कहा कि हम आपको स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स लाए, एमएसएमईज के लिए। और जैसे बिहार में अभी था कि बिहार में अभी बन रहा है मखाना का, इन्होंने बोर्ड बनाएंगे, एयरपोर्ट बढ़ाएंगे। तो जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जब कोई भी बोर्ड बढ़ता है, तो एक नया रोजगार लेकर आता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली चीज़ें बढ़ेगी। जब पैसा जब हमारे कंट्री में मूव होगा, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, निर्मला सीतारमण जी एक युवाओं को देश बोल रहे हैं कि ऐसा 10 लाख कमाते हो, अब यहीं रहो, यहीं खर्च करो। ठीक है रवि जी, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिल रही हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि झारखंड में बराबर बकाये की बात चल रही थी, वो सुनते हैं कि जरा उनका क्या कहना है। देश के आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हमारे साथ झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं। सर, आम बजट आ गया, सबसे पहली प्रतिक्रिया झारखंड के वित्त मंत्री के नाते। मैं उम्मीद कर रहा था कि केंद्र सरकार झारखंड के वन संपदा और खनिज संपदाओं को देखते हुए झारखंड के लिए कोई विशेष बजट में प्रबंधन की बात की होती, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, प्रचुर मात्रा में वन संपदा है। ये राज्य इन दोनों संपदाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं।
जिसमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन बजट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी झलक मिली कि मतलब झारखंड, आपको क्या लगता है झारखंड को इग्नोर किया गया है? मैं मानता हूं कि केंद्र पर आयोजित जितनी योजनाएं वो तो रूटीन वर्क है। कोई विशेष, कोई नई योजना देकर के अगर इस तरह के राज्य को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य को अगर आप मदद करते तो बात समझ में आती। ये बात इस बजट में नहीं देखा गया। कम शब्दों में अगर कहें इस बजट को झारखंड के लिहाज से उपेक्षा की गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं, सीधे सीधे इनका कहना है कि जो देश का आम बजट है झारखंड को नजरअंदाज किया गया है, या यूं कहें कि झारखंड की उपेक्षा की गई है। रांची से अपने सहयोगी वीर जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। तो झारखंड के वित्त मंत्री will be launched. जिस तरीके से उन्होंने बजट के बारे में रखा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जयंत जिज्ञासु जी। बाकी भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। धीरज दुबे का रुख करते हैं, जेएमएम की तरफ से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, अब से थोड़ी देर पहले मृत्युंजय जी ने तमाम फायदे गिना दिए कि बजट में झारखंड कहां कहां फायदे उठा सकता है, लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं कि झारखंड का जो के हिसाब से ये बजट उपेक्षा की गई है झारखंड की। क्या इसलिए कि झारखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं? बिहार को काफी कुछ दिया गया है, वो क्या इसलिए कि चुनावी साल है? चलिए, जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, उनसे ले लेते हैं। आज जिज्ञासु जी, क्या लगता है आपको? अभी मृत्युंजय जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका फायदा झारखंड उठा सकता है, लेकिन वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि झारखंड की उपेक्षा हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी घोषणाएं उसने की सत्ता में आने के लिए, कितने घोषणाओं पर उनका काम कोई ठोस तरीके से हुआ है? 2016 में ही ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 खत्म होते होते दुगुनी हो जाएगी। क्या हो गया? और ये लगातार लक्ष्य को बढ़ाते जाते हैं। यह बजट इस तरह से आम जनता समझती है कि उसके निजी जीवन में क्या इससे राहत मिलेगी। क्या महंगाई घट गई? बिल्कुल। क्या जयंत, उनका दाना पानी ठीक से जयंत, ये सवाल ये है, झारखंड जयंत यहाँ पर सवाल ये है, जयंत एक सवाल ये है कि ये सुबह से सुन रहे हैं कि बिहार बिहार बिहार, बजट में बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। क्या वाकई में आपको लगता है कि बिहार पर विशेष फोकस इस बजट में देखने को मिला? हम तो ये जानते हैं कि पिछले बार भी चुनावी साल था, जो घोषणाएं की गई उस पर कितना काम इन लोगों ने कर दिया है। तो बजट में क्या आप प्रावधान करते हैं, एलोकेशन क्या होता है सही मायने में, हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि हम लोग भी सरकार में रहे हैं ना। ये कोई दोषारोपण की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक को भी आप देख लेंगे तो हमारे तो 24 सांसद थे और हमने 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि बिहार को मुहैया कराई थी। और हम लोगों के दल से 9 मंत्री होते थे। अभी नीतीश कुमार जी की पार्टी भी सरकार में शामिल है और इसके पहले भी शामिल थी। कहा गया कि भाई नहीं, ये सांकेतिक प्रतिनिधित्व है। तो हमारे यहां से तो रघुवंश बाबू ने सड़कों का जाल बिछवाए, लालू प्रसाद जी ने रेलवे के कारखाने वहां पर खुलवाए, आज सब कुछ चालू है। इनके सरकार में 2014 से लेकर बताएं कि 2025 आ गया है, बिहार में धरातल पर क्या दिख रहा है और लोगों को उससे क्या फायदा मिल रहा है। तो लगातार छलावा है। और जो ये पैकेज वगैरह की भी बात करते हैं वो कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ता है भाई। और यही ललन सिंह जी थे, कह रहे थे कि इस सरकार को हम जो है बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बस तो केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है जयंत जी, ये सब ये राजनीति में होता है, आपको पता ही है। जयंत, मैं आता हूं, जरा एक बार जवाब दे दें। नीरज कुमार बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बैठे हुए हैं पटना से। नीरज जी, सुन रहे हैं आप आरजेडी के प्रवक्ता को, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए काम उनका बोलना है, वो तो स्वाभाविक है, विरोध में ही बोलेंगे। हम लोग बिहार में अमृत की वर्षा भी करा देंगे तो उनको लगेगा कि विष वर्षा ही हो रहा है। क्या है ना कि सर समुद्र मंथन हुआ था ना, तो देवताओं को विष मिला था और जो दानव थे उनको वहां भी देवताओं को अमृत मिला था, उनको वहां भी विष ही मिला था। इनको भी विष ही सब चीज में लगता है। खैर जाने दी इनकी बातों को। लेकिन आज बिहार के लिए वित्त मंत्री जी ने सौगातों की बौछार कर दी है। बिहार में बजट के लिए बजट में बिहार के लिए काफी कुछ किया गया है। अभी देखिए ना, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश
और मनीष तिवारी का क्या बयान आया है, उन्होंने कहा कि सब कुछ बिहार को दे दिया। तो इनके अपने ही बयान में विरोधाभास होता है। ये क्या बोलते हैं, मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है बिहार में, इससे नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना यहाँ की जाएगी और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे 50,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा होगी। साथ ही साथ बिहार को बाढ़ से सदा सदा के लिए राहत मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बिहार उनके हृदय में रहता है और देश की तरह ही 2047 तक बिहार को भी विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प उनका है, माननीय मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का, वह जरूर पूरा होने जा रहा है। ये बजट जो है ये रोजगारोन्मुखी बजट है, इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपयोग की कई चीज़ें इस बजट में सस्ती की गई हैं, मसलन टेलीविज़न, मोबाइल, दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगना है। ये मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। आप इसका सर्वे करा लीजिए, पूरे देश में कितना बढ़िया इसका असर गया है। और हर जिले में कैंसर का अस्पताल खोलना, डे केयर हॉस्पिटल खोलना, सेंटर खोलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बिहार को इससे लाभ होने वाला है इस बजट से, और बिहार के लोग आज खुशी से झूम रहे हैं। पूरे देश सूरज सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सूरज जी, बीजेपी कह रही है कि बिहार में अगर अमृत की वर्षा भी हो जाएगी तो विपक्ष को यही लगेगा कि विष की वर्षा हुई है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं नीरज जी, अब जरा आप सुन भी लीजिए ना, सूरज जी की बारी है। सूरज जी, आवाज ही नहीं आ रही। सूरज जी, आवाज जा रही है आपको? ठीक है, ठीक है। सूरज जी के जब पास जाएंगे, राकेश जी तब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बजट को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये बड़ा तोहफा दे दिया केंद्र सरकार ने। क्या वाकई में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर आमदनी बढ़ा, चलिए छूट तो दे दिया, ये सवाल भी उठ रहा है कि देशवासियों की आमदनी बढ़े, क्या इसका जिक्र है इस बजट में? राकेश जी। राकेश जी, सवाल आपसे ही है। जी बताएं कि क्या इस बजट में देश के लोगों की आमदनी बढ़े, क्या इस बात का जिक्र है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आमदनी बढ़ाने वाली बात हो, लेकिन हाँ, हम अपनी आमदनी को टैक्स में जो दे रहे थे उस पर थोड़ा सा एक कंट्रोल में लगेगा और हमारी इनकम वो बचेगी हमारे पास, ऐसा कहिए। बचेगी तो वो भी इनकम बढ़ने की बात है। लेकिन सर मेरा मानना है इसमें 2-3 बातें मुझे कहनी है जरूर। नंबर 1 कि जो घोषणा आज मखाना बोर्ड को लेकर की गई है, ऐसे देश में कितने स्पाइसेस हैं, कितने चीज़ों पर ये बोर्ड बन सकता है। इस तरह के बोर्ड और भी तो जगह बन सकते हैं। दूसरी बात, जो घोषणाएं आज बिहार को लेकर की गई हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, कल अब 2 साल बाद यूपी में चुनाव आएगा, तो क्या यूपी के लिए ऐसे पैकेज ऑफ डिक्लेरेशन आएगा? इस तरह से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी देश में। अगर इलेक्शन ओरिएंटेड ही सब बातें होती रहेंगी तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात बनेगी। तीसरी बात सर मुझे ये कहनी है कि जो ये फ्री बीज की कल्चर चल रही है हमारे देश में, अब दिल्ली का इलेक्शन है तो दिल्ली में हर पार्टी एक होड़ में लगी हुई है। आप पार्टी कुछ कहेगी दूसरी बात, कांग्रेस कहेगी तीसरी बात, उसके बाद बीजेपी बोलेगी तो और नई बात। तो इस तरह अगर ये फ्री बीज की कल्चर चलती रहेगी तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो तो सब फ्री बीज में चला जाएगा। हाँ, ये मंत्री लोग कहाँ से बांट रहे हैं? चलिए, सब हमारे तो पैसा बांट रहे हैं ना। ठीक है, सूरज जी का रुख कर लेते हैं। सूरज जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार में हम अमृत की बारिश भी कर देंगे तो विपक्ष को लगेगा कि यहाँ विष की वर्षा हुई है। क्या वाकई ऐसा है कि बिहार में चुनाव है इसलिए अमृत की बारिश करा दी गई है? बिल्कुल निश्चित रूप से। जी राकेश जी, आपके पास आएंगे। सवाल सूरज जी से है। सूरज जी सुन पा रहे हैं आप? किसी भी सूरत परिमल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? परिमल जी। यस, हमारी आपकी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, जेडीयू के प्रवक्ता है परिमल जी। अली, चलिए परिमल जी से सवाल ले लेते हैं। परिमल जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी गई थी। ठीक है, सूरज जी बोल रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं परिमल जी, सूरज जी को बोलने दीजिए। सूरज जी बोलिए। सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाला बजट, किसान मजदूर विरोधी बजट, गरीब विरोधी बजट, और ये जो टैक्स में जो 12 लाख कर
और जो महिला मंडन किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से और हमारे जो बड़े नेता हैं हम लोगों के राहुल गांधी जी, ये पिछले एक सप्ताह से ये अभियान चल रहा था कि गरीबों का, मजदूरों का जो पैसा है वो कॉरपोरेट जगत के लोगों को जा रहा है, और जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था है पिछले 2-3 साल से, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो कहीं ना कहीं ये दबाव में उठाया गया कदम है, ये लघु क्षतिपूर्ति है। ये 12 लाख अगर देखा जाए तो ये पिछले ही साल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लघु क्षतिपूर्ति है। और बिहार है तो बिहार में तो भी चुनाव है, लेकिन उस चुनाव में भी जो यहाँ से मांगे की गई थी उप मुख्यमंत्री के द्वारा, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है, हम चाहेंगे कि सूरज जी का जो ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है वो ठीक हो, उसके बाद मैं सूरज जी आपके पास आता हूं, लेकिन अभी परिमल जी का रुख करेंगे। जी हाँ परिमल जी, सवाल ये आपसे कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो भेजी गई थी कि बिहार की ये डिमांड है, बिहार को इतना बजट चाहिए, इतना पैसा चाहिए, कि किस हद तक डिमांड पूरी हुई आप लोगों की? देखिए, एनडीए की जो सरकार है, जैसे हम लोग ने मिलजुल कर केंद्रीय स्तर पर एनडीए सरकार की स्थापना की, जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया कि 2047 तक विकसित राष्ट्र का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और उस विकसित जो जिस तरह के बजट की प्रवृत्ति लास्ट ईयर भी थी और अभी भी, ऐसा फील होता है कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जहां तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, आरजेडी वाले हो या कांग्रेस वाले, तो ये जंगल राज या लालटेन युग के नेगेटिव पॉलिटिक्स के शिकार हैं। जैसे अंधे को हमेशा हरा भरा दिखलाई देता है, तो हमेशा इनको नेगेटिविटी सुझाई देती है। देखिए, जिस तरह विकास हुआ है बिहार का, और हम लोग, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार को जिस तरह विकास के पटरी पर लाकर, अब तो हम लोग विकास के या सुधार के सेकंड और थर्ड चरण की ओर और फाइनल चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रगति यात्रा पर हैं। आपको पता ही होगा कि विकास के बाद की स्थिति प्रगति की होती है, उसका समृद्धि और उसके बाद उन्नति की स्थिति। तो हम लोग तो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट रहा है, जैसे युवा संसाधन को समृद्ध करना, जैसे, लेकिन परिमल जी, विकास के गति पर हैं, प्रगति पर हैं, लेकिन उस विकास को रफ्तार देने के लिए जिस पैसे की मांग की गई थी वो मिला नहीं मिला। देखिए, लगातार बिहार विकास के पथ पर चल रहा है, और उसमें कोऑर्डिनेटर्स भूमिका केंद्र और राज्य सरकार की, और विशेष रूप से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह की नीति को एडॉप्ट किया बिहार में, और केंद्र सरकार उसको उनको सहयोग कर रही है, तो लगातार विकास का तो विकास होना सुनिश्चित है। और विकास तो बिहार तो विकास की ओर तेजी गति से बढ़ रहा है। मैंने कहा, मैं दोबारा लौटता हूं। ठीक है परिमल जी, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रांची का रुख करूं, जयंत, ये सीधी टिप्पणी, सीधा हमला परिमल जी ने आप पर किया है कि लालटेन युग और नेगेटिव बातों के दौर में ले जाना चाहते हैं आरजेडी के लोग। नहीं, हम लोग तो, और हमारे नेता लालू जी ने तो बिहार को ज्ञान के प्रकाश में नहाने की कोशिश की थी, और इसीलिए यूपीए के समय में बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए गए थे। मोतिहारी हो, आपको गया हो, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी आज जिस शक्ल में आपको दिखाई पड़ रहा है वो उसी समय की देन है। एएमयू की शाखा किशनगंज में हो या फिर मानू की शाखा हो, अली अशरफ फातमी जी थे उस समय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। आज कितने 10 साल में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहते मुख्यमंत्री जी, कभी सुनवाई नहीं हुई। नया तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए हम लोग हमेशा इल्म तालीम की रोशनी के लिए काम किए, और बिहार में भी मुख्यमंत्री रहते हुए लालू राबड़ी शासनकाल में 7 विश्वविद्यालय खुले। 12 लाख रुपए तक की के कैप को कहा गया कि टैक्स नहीं दिया जाएगा। इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता है। राजेश जी, मुझे सिर्फ 30 सेकेंड आप कहने की अनुमति दें। जब 7 लाख तक के कमाई पर टैक्स नहीं देना होता था, तो इस देश में 2023-24 का जो ईयर था असेसमेंट का, उसमें सिर्फ 2 करोड़ 82 लाख लोगों ने टैक्स का भुगतान किया था, जिसमें 2.5 करोड़ लोग तो सिर्फ 1.5 लाख से कम टैक्स दिया। इसका मतलब है कि 142 करोड़ की आबादी वाले देश में 1 करोड़ भी आबादी नहीं है जो टैक्स देती हो। तो इस तरह जो ये मीडिया में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे बहुत बड़ी राहत मिलती हो, तो इस देश की तो ये हालत है। और किसानों की बात करें तो 70% किसानों की मासिक आय 11,000 से 13,500 मात्र है।
और 91,235 रुपये का कर्जा 55% किसान जो भारत के हैं उन पर है। तो आप 16 लाख करोड़ रुपए तो उद्योगपतियों के माफ करते हैं, लेकिन किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी कौन सुधि लेगा? हम समझते हैं कि ये किसान विरोधी बजट है। और जयंत जी के इन तमाम आरोपों का जवाब लेते हैं नीरज कुमार जी। ऐसा है सर कि ये 12 लाख तक के इनकम पे इनकम टैक्स में छूट का क्या मतलब होता है, यह समझना हो तो किसी नौकरी पेशा से जाके समझिए, किसी छोटे मोटे मिडिल क्लास या गरीब व्यवसायी से जाके समझिए, वो बताएंगे कितने वो उत्साहित हैं, कितने इससे खुश हैं और उनके जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव इसका आने वाला है। ये विपक्ष के लोग हैं, ये मैंने कहा ना कि हर चीज़ में ये उल्टी बात ही करेंगे, लेकिन इससे निश्चित रूप से देश में एक उत्साह बढ़ा है और जो नौकरी पेशा लोग हैं खासकर और जो मिडिल क्लास व्यवसायी हैं उनमें उनके लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। उनको बहुत बड़ी राहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने आज देने का काम किया है और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। धन्यवाद बिहार की जनता की तरफ से और बिहार बीजेपी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस तरह से लोगों का ख्याल रखा। ठीक है, धीरज दुबे हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है धीरज जी, इस बजट को लेकर बीजेपी की तरफ से रांची से मृत्युंजय जी जुड़े हुए थे, वो तो बता रहे थे कि तमाम चीजें हमें मिल गई हैं। आपको क्या लगता है धीरज जी, क्या कुछ हासिल हुआ इस बजट में झारखंड को? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा देश और हमारे देश के नेताओं का जो मोनोपोली है चुनाव से बाहर कब आएगा। पिछले बार जो बजट पेश की गई थी लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया था। इस बार बिहार में चुनाव है तो बिहार को खूब दे दिया गया। झारखंड से ऐसा क्या, ऐसी क्या तलखी है झारखंड से कि केंद्र की सरकार को झारखंड के लिए कोई भी अलग से ऐलान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा मुझे ये सवाल है कि आप पढ़ाई पे, एजुकेशन मटेरियल पे 18% जीएसटी ले रहे हो। आप एक गाड़ी में, जैसा कि राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने, राघव चड्ढा जी ने कहा था कि आप एक ही टैक्स को कई बार लेते हैं आम आदमी से। उनके पैसे पे टैक्स लेते हैं, गाड़ी लेते समय रोड टैक्स लेते हैं, सेस टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, डीजल पेट्रोल पे भी आप जो है सो अपना टैक्स लेते हैं। तो ये सारी चीजों से ना जनता ऊब चुकी है। जनता ये चाहती है कि कम से कम एक ऐसा स्लैब बने जिसमें हमें एक बार टैक्स देना पड़े। हर एक चीजों पे हम टैक्स दे रहे हैं और वापस में हमको क्या मिल रहा है। आप हेल्थ फैसिलिटी में जाओ तो मिडिल क्लास के लिए क्या है, हायर क्लास के लिए तो उनके पास तमाम पैसे हैं, वो ट्रस्ट बनाकर अपने टैक्स का बचत भी करते हैं। लेकिन अगर लोअर क्लास को सरकार संरक्षित करती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आमदनी का कोई स्रोत बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। धीरज जी, दोबारा आपके पास आएंगे। ये तो कई तरह के सवाल हैं जो सुबह से ही लगातार उठ रहे हैं और बिहार का अलीम बहुत जिक्र हो रहा है, तो जानते हैं कि बिहार को क्या मिला। बिल्कुल, बिहार को मखाना के उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। जिस तरह से मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, उससे काफी ज्यादा मखाना इंडस्ट्री को फायदा होगा। पटना में आईआईटी का विस्तार होगा, पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात भी कही गई है। बिल्कुल, और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बिहार को तमाम तरह की सुविधा मिलेगी। अलीम, बिल्कुल, और हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि बिहार को क्या मिला। चूंकि बिहार में चुनाव भी है और शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है। झारखंड के नेता ये कह रहे हैं कि जहां चुनाव होता है वहां पर सौगातों की बारिश होती है। और बजट में जिस तरह से किसानों को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं वो भी हम बता रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात भी यहाँ पर बजट के अंदर कही गई है। 5 लाख रुपए तक की, जो 3 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। बिल्कुल, और कृषि कार्यक्रम में से 1.7 करोड़ किसानों की मदद की गई है, जो अलग अलग किसान के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और डेयरी किसानों को भी ऋण की सुविधा, डेयरी और फिशरी, ये ऐसे अब इससे जो जुड़े किसान होंगे उनको भी ऋण मिलेगा। उसके अलावा पीएम धन बंधन कृषि योजना का भी ऐलान किया गया है। तो किसानों को भी राजेश एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, पीएम धन धान्य योजना उसको लेकर भी तो कई तरह के तोहफे हैं जो इस बजट में किसानों को देने की कोशिश यहां पर की गई है। सूरज सिन्हा है कांग्रेस की तरफ से, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर किसी और का रुख करेंगे। सूरज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अपनी बात कहिए क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सूरज जी,
मैं बता रहा हूं ये फीका बजट, नीरस बजट, किसान मजदूर गरीब विरोधी बजट, और बिहार को तो लॉलीपॉप भी नहीं थमाया गया है। एक होता है ना कि लॉलीपॉप थमाना, बिहार चुनाव है और ये मखाना बोर्ड और आईआईटी पटना का विस्तार, बात यह है कि जो यहाँ से मांग किया जा रहा था कि वो उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन, दरभंगा हवाई अड्डे का अपडेट, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे, रक्सौल हवाई अड्डे के लिए विस्तार, 10 केंद्रीय विद्यालय क्रम, तो ये कहाँ गया विशेष राज्य? ये 20 सालों से। ठीक है सूरज जी, ललन सिंह का बयान सुन लेते हैं। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ध्यान में रख के किया गया है। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में फिशिंग होने से हमारा जो निर्यात है वो 1 दुगना हो जाएगा। आज हम 60,000 करोड़ का है, हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा पार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त फ्रोजन फिश पेस्ट और जो फिश हाइड्रोजिलेट में जो कस्टम ड्यूटी की कटौती की घोषणा हुई है, यह घोषणा, दोनों ही घोषणा जो है आपको वैल्यू एडिशन में, जो फीस का वैल्यू एडिशन है उसमें मदद करेगा। और जब हम वैल्यू एडिशन में मदद होगा तो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। तो ये सारे जो है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को करते हैं तो देश का आर्थिक विकास होगा, देश की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी अगर फीस का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो। और आखिरी सवाल, जो इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को बड़े पैमाने पर छूट दी गई है 12 लाख तक, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, किसी सर सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि सीधे 7 लाख से 12 लाख पर इनकम टैक्स का छूट मिलेगा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर, जो स्लैब स्ट्रक्चर जो उन्होंने घोषित किया है वो एकदम बहुत ही सिंपल है। सभी के वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास के हर वर्ग के लोगों को, हर आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, बजट को लेकर तमाम रिएक्शन मिल रहे हैं। रुक करेंगे रांची का। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आप सुन पा रहे हो तो आप प्रतिक्रियाएं ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो महिलाएं बैठी हैं उनसे ही लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो लगातार आ रहे हैं और जो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष हैं, वो अपने अपने तरीके से इस बजट की व्याख्या कर रहे हैं। आप बताएं किस तरीके से बजट रहा, जितनी उम्मीद थी क्या वो उम्मीद पर खरा उतरा ये बजट? कमोबेश ठीक ठाक ही था, वैसे कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बस मिला जुला है। मिला जुला थोड़ा बहुत थे जो नहीं मिल पाया। बहुत सारा चीज़, खास करके हम लेडीज़ हैं तो हम घरेलू जैसे रसोई की चीज़ में कुछ कमी बेसी चाह रहे थे, लेकिन तेल का दाम वैसा ही भागा हुआ है। आटे में कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन मतलब किचन के ही जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कुछ रिलीफ चाहिए था। फिर जीएसटी जो बढ़ा करके लगा रहे थे और सब प्रोडक्ट पर, उस सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। और बाकी का हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इसलिए कह नहीं सकते, मैंने सुने नहीं, ज़्यादा बीच में उठना पड़ा है। फिलहाल जो चीज़ें पता चल पाई हैं उसके मुताबिक ज़्यादा संतुष्ट नहीं को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी,
देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं,
इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बजट ऐसा है जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं और बजट में सबका ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिडिल क्लास को टैक्स में एक बड़ी छूट यहाँ पर दी गई है, वो इकोनॉमी को एक नई उड़ान देगा और भविष्य की प्लानिंग करने वाला भी बजट यहाँ पर प्रधानमंत्री से बता रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तमाम बातों को रखा, पहले पप्पू यादव को सुन लेते हैं। और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30%, 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो। आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप संविदा पर जो आपके मात्र कितना तनख्वाह है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बात
निर्मला सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी बजट टच किया। समाज के सभी तबकों को यह बजट टच करता है। और अब देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जितनी विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत की इकॉनमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगला जो 5 वर्ष है वो समर्पित रहेगा सबका विकास की ओर। तो उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब, 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है वो समावेशी बजट है। शहरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो समाज का कोई वर्ग नहीं, कोई सेक्टर नहीं जो छोड़ा गया है। और उद्योग और धंधों के लिए भी एमएसएमई सेक्टर, खास करके छोटे उद्योग धंधों पर भी उनका विशेष फोकस है। ये स्वागत। देखिए, ये लोक लुभावन है, चुनावी लोक लुभावन। जिन प्रांतों में चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी अनदेखी की गई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को फोकस किया गया है। आज हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई बार हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी जो हमारा रॉयल्टी का बकाया है 136, तो उसके लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो बिल्कुल बजट पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग बजट को बेहतरीन बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसे लोक लुभावन बजट बता रहे हैं। रवि कुमार जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बजट पर अपनी बात रखी, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, बजट ऑफ कोर्स ये अगर हम एक रोजगार पेशे लोगों की बात करें तो बजट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम रोजगार क्रिएट करने की बात करें तो उसमें ये बजट में क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि कितना रोजगार कैसे क्रिएट होंगे, जो बातें हमारी हो रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पे सब हम भी बात कर रहे हैं, सब लोग प्रधानमंत्री जी हमेशा से नारी शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इस बजट में भी महिलाओं को फोकस किया गया है। और नारी शक्ति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें जो 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को SC/ST महिलाएं हैं, उससे फर्स्ट जो उद्यमी है प्रथम बार की, उनको 2 करोड़ तक टर्म लोन देने की बात, ये 5 वर्ष तक उनको किया गया है। उसके साथ जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में ये बहुत ही अहम रखता है। तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी 10 करोड़ लाभुकों को इसमें लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। और उसके साथ अन्य क्षेत्र में भी हम देखें तो उद्यमियों को और महिलाओं को खास करके विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। रवि जी बात पूरी करिए। तो रोजगार कैसे क्रिएट होंगे, और इसमें डेटा फिगर की बात नहीं है। हमने कहा कि चलो 12 लाख तक के आय पे आपको इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे का गेम समझिए। इसके पीछे का गेम ये है कि अगर हम गुड़गांव ऐसे शहर में एक फ्लैट खरीदने जाएंगे तो उस ITR में हमें कौन सा बैंक लोन देगी? तो इसके लिए हमें उस ITR से आगे बढ़ के ही अपना उस इनकम दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जाके एक होम लोन या किसी चीज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके आगे की बात करते हैं कि बजट में इन्होंने इनकम टैक्स में छूट दिया है, ना GST में कुछ। तो हमारे ऊपर जो GST का बोझ है 18%, 28%, 12% से कम किसी चीज पे GST नहीं है। तो उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है। तो हाँ, मैंने पहले बोला था कि वेल बैलेंस बजट है। अगर बोलेंगे नहीं बिल्कुल रॉकेट साइंस बन जाएगा, हाँ, चुनाव का असर इस बजट पे पूरी तरह से दिख रहा है। ठीक है रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। सब अपनी सुविधा के हिसाब से बजट के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, और बजट पर अपनी अपनी राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह से बजट पेश किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। टैक्स में छूट कही गई की बात की जा रही है कि 12 लाख तक के इनकम टैक्स पे छूट मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखते रहिए जी बिहार झारखंड।